हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 1 का यूनिट 1 का पार्ट 10 लेके आए हैं, जो कि है हमारा फूड कॉस्ट एनालिसिस। कि जो भी हमारा खाना होता है, जो भी अलग अलग तरह के, जैसे हमने लास्ट अभी पढ़ा था क्या, मेन्यू प्लानिंग। तो जितना भी खाना होता है उसकी कॉस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाता है कि उस खाने के लिए कितने पैसे यूज़ होंगे, कितने पैसे का वो होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ रेस्टोरेंट बजट। रेस्टोरेंट के बजट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा फूड कॉस्ट एनालिसिस होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है ताकि हम मॉनिटर कर सके अपने बिजनेस को, कॉस्ट को, ताकि क्या निकाल सके हम, हायर प्रॉफिट मार्जिन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। और प्रॉफिट ज़्यादा कैसे लिया जाएगा, जब हम रेगुलरली ये देखेंगे कि हमारा बिजनेस में लागत कितनी लग रही है, तभी हम उस पे से उस लागत में अपना प्रॉफिट देख पाएंगे। आफ्टर द मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू को प्लान करने के बाद, जैसा कि हमने पीछे अभी लास्ट हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 9 में मेन्यू प्लानिंग ही किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ मेन्यू प्लान्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी तरह के मेन्यू प्लान्स ज़रूरी होते हैं। मेन्यू प्लानिंग के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या आता है, हमारा फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कि अब फूड सर्विस को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से अपने खाने को जो हमने बनाया है उसको अब हम सेल कर पाएंगे। उसमें आता है हमारा सबसे पहले परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हमें क्या करना होता है, परचेज करना होता है। ठीक है, किस तरह से, कि रॉ मटेरियल को कैसा रॉ मटेरियल होना चाहिए। हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर जितना पैसा लगेगा वो हमारा बेस करेगा कि हमारी फूड की अल्टीमेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे पहले हमारा आता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, दैट इज आर फूड परचेजिंग, फूड को परचेज करना। परचेजिंग ऑफ अ फूड सर्विस इज प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये हमारा प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर हमें क्वालिटी, जो फिनिश्ड फूड होता है प्रोडक्ट की, कोई भी बना हुआ प्रॉपर बना हुआ खाना, उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी प्राइमरी स्टेज पे डिपेंड करती है, जिसमें हम क्या करेंगे, फूड सर्विस हमारा एक परचेजिंग करेंगे, किस चीज़ की, उसके रॉ मटेरियल की, जो क्या हो, हमारे कस्टमर जिसको एक्सेप्ट कर पाए, कस्टमर जिसको खा पाए, कस्टमर जिसको इनटेक कर पाए। ठीक है, और जो भी वो पर्सन होगा जो क्या करेगा, जो हमारी परचेजिंग करेगा, जो इंचार्ज होगा, इंचार्ज ऑफ परचेजिंग शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। जो इंचार्ज होगा, जो पर्सन होगा, जो हमारे रॉ मटेरियल को खरीदने जाएगा, उसको क्या होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस चीज़ की, एक्सटर्नल मार्केट की, मतलब उन फैक्टर्स की भी साथ के साथ जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं मेन्यू प्लानिंग में। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि आजकल क्या रेट चल रहा है, सीजनल सब्जियां सस्ती मिलती है तो हमें वो खरीदनी चाहिए, कौन सी सब्जी ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होती, कौन सी सब जल्दी ख़राब हो जाती है, कौन सी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन सी हमें क्या चीज़ देती है, वो सब चीज़ों की, और साथ के साथ मार्केट में किस दुकान से उस सब्जी का क्या भाव मिल रहा है, सस्ती हम कैसे खरीद सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन खरीदनी हो तो अच्छा माल कहाँ मिलेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर उसको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नो अबाउट फैक्ट्स दैट इफेक्ट मेन्यू प्रोडक्शन। तो मेन्यू की प्रोडक्शन को जो भी चीज़ें इफेक्ट करती है, फ़र्क पाती है, वो सब उसको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, फूड सर्विस परचेजिंग जो भी करता है उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए टर्मिनोलॉजीज़ की, मतलब खाने के बारे में बेसिक सारी जानकारी होनी चाहिए, अलग अलग तरह के स्पेसिफिकेशंस कि कौन सा खाने का हमारा पार्शिएबल है, कौन सा जल्दी ख़राब हो जाएगा, कौन सा मॉइस्चर में ख़राब हो जाएगा, किसको स्टोर करने के लिए बहुत ठंडा की फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों के बेसिक बारे में उनको पता होना चाहिए। साथ के साथ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या चीज़ की, खाने को बनाने के अंदर क्या क्या चीज़ें लगेगी हमारी, उसके भी पैसों की उसको जजमेंट होनी चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असेसमेंट होनी चाहिए क्वालिटी के बारे में, कि कौन सी क्वालिटी, कौन से रॉ मटेरियल की हमारी कैसी क्वालिटी है। एंड नोइंग वांट टू बाय एंड यूज़, मतलब
उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या खरीदना है, ताकि कौन सी चीज़ आखिरी तक वो इस्तेमाल कर सकता है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। ये सब हमारी कहाँ पर आती है? फूड परचेजिंग के अंदर आती है। सो अब है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी टू परचेज। कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चीज़ को हमें परचेज करना चाहिए, इसके फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले है डिग्री ऑफ पेरिशेबिलिटी ऑफ द फूड। जो हमारी फूड है उसकी ये पता चले कि किस खाने को हमें फ्रीज़र में रखना है, कौन सा कितने टेम्परेचर पे ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, इन सब चीज़ों की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी, मतलब कि हमें पता होता है कि हमारा कौन सा खाना, कौन सा फूड, कौन सा रॉ मटेरियल कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, कितना फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स उसको पसंद करते हैं। रेट ऑफ यूज़, कि हमारे मेन्यू के अंदर वो कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, कौन सा कितना हमारा स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है और किस तरह का हमारा स्टोरेज स्पेस हमें ज़रूरी है अपनी अलग अलग तरह की फूड्स को रखने के लिए। जैसे कई चीज़ें हमें रूम टेम्परेचर पे रखनी होती है, कई हमें हॉट एरिया में रखनी होती है, कई हमें फ्रिज में रखनी होती है, डीप फ्रीज़र में, कई हमें नॉर्मल फ्रिज में रखनी होती है। तो इस तरह से अलग अलग स्टोरेज स्पेस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए। सप्लायर्स एंड देयर टर्म्स ऑफ सप्लाई एग्री, मतलब जितनी भी सप्लाईज होती हैं और उनकी टर्म्स होती हैं सप्लाई एग्री की, वो क्या होनी चाहिए? हमारी फिक्स्ड प्राइस पे होनी चाहिए ऑन अ रेंज ऑफ आइटम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका क्या मतलब है कि जिस भी टर्म पे हमें अपना कोई भी चीज़ का डिमांड करनी होगी कि हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें उसका क्या पता होना चाहिए कि कहाँ से वो, किस सप्लायर से कौन से रेट पे कितने की कितने ड्यूरेशन में हमें इजीली मिल जाएगी। व्हाट क्वालिटी इज बेस्ट, उसको क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि उसकी जो प्रोडक्शन है, जो भी उसकी खाना बनाने की प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मील है, उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी क्वालिटी सूटेबल रहेगी। देन फूड कॉस्ट टू बी कंट्रोल्ड, कितना कॉस्ट आनी चाहिए उसके फूड की, उसको उस चीज़ को कहाँ से कंट्रोल कर सकता है। अगर हम रॉ मटेरियल महंगा खरीदेंगे तो हमारी डिश महंगी बनेगी, रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो डिश हमारी सस्ती बनेगी। रिलेटिव क्वालिटी ऑफ फूड, जो हमारी अलग अलग फूड्स की अलग अलग रिलेटिव क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होते हैं, कुछ पार्शिएबल होते हैं, कुछ सेमी या नॉन पार्शिएबल होते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, उनको अलग अलग तरह से मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। देन लास्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू द सप्लायर, हमें क्या करना चाहिए कि राइट क्वालिटी कहाँ से मिलती है, कौन सा सप्लायर है जो राइट क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी हमें देगा, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उससे हम कम्युनिकेशन करके रखें कि अगर एक फ़ोन भी किया तो हमारी चीज़ हमारे पास पहुंच जाए। सो ये थे हमारे वो फैक्टर्स जो हमारी क्वालिटी ऑफ परचेज पे फ़र्क पाते हैं। नेक्स्ट है हमारी परचेजिंग एक्टिविटी। ये हमारा एक प्रोसेस है जिससे हमें मिलता है क्या चीज़, राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस, सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे सही समय पे हमें मिल जाना, दैट इज़ आवर परचेजिंग एक्टिविटी। फूड मस्ट बी परचेज फ्रॉम एन अप्रूव्ड रेप्यूटेबल सप्लायर्स, हमें किससे खाना खरीदना चाहिए, किससे अपनी रॉ मटेरियल खरीदनी चाहिए या कुछ भी खाने की आइटम खरीदनी चाहिए जिसकी एक रेपुटेशन हो, जिसको पता हो कि वो मिलावट नहीं करता, सही तरीके से खाने को क्या करता है, रखता है, सही तरीके से खाने को सप्लाई करता है। They have been inspected and can show an inspection report, ऐसे लोगों से खरीदना चाहिए जो लोग क्या रखें, इंस्पेक्शन के बारे में जानकारी रखें, उनको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो हमें उस रिपोर्ट को भी दिखा सके, इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी। मस्ट मीट ऑल एप्लीकेबल लोकल स्टेट एंड फेडरल लॉज, हर तरह के लॉज, वो गैर कानूनी तरह से कोई भी काम ना कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट ना बेच रहे हो, हर चीज़ वो लॉज के अंदर रहते हुए ही काम कर रहे हो। तो इस तरह की हमारी परचेजिंग की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फूड बायर्स के बारे में। जो बायर्स होते हैं, जो खरीदते हैं, उनका क्या होना चाहिए, कोई भी हमारा जो इंस्टीट्यूशन का बायर होता है वो बहुत सारी लॉट्स ऑफ मनी को स्पेंड करता है एक अच्छा कस्टमर को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए फूड बायर की, कि जो फूड बायर है उसको हाई मोरल और हमारी एथिकल
वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं कोई भी होना चाहिए कि अगर किसी भी सप्लायर ने उसको ये कहा कि तू 10% कमीशन ले लो और इसके अंदर हम थोड़े से एडिटिव्स डाल देते हैं, है ना, इसको कंटेमिनेट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा उसूलों वाला होना चाहिए। देन ही हैव अ क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन हिज जजमेंट इन टर्म ऑफ प्राइस एंड सर्विस। उसको नॉलेज हो प्राइस और सर्विसेज की, जिसके बारे में वो मोल भाव कर सके, तोल मोल कर सके। शुड बी लॉयल टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति वो अपनी ड्यूटीज के प्रति डिवोशनल होना चाहिए और उसको सेंस ऑफ जस्टिस होनी चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है। should be loyal in terms of being able to recognize good quality of food, उसको पता होना चाहिए कि ये वाला खाना एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन फ्री है, ये वाला खाना एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन युक्त खाना है, तो उसको पता होना चाहिए अच्छा खाना कौन सा है, साफ सुथरा कौन सा है और कौन सा खराब है। हैव द स्किल इन आइडेंटिफाइंग मार्केट के अंदर उसको जाके पता होना चाहिए किस तरह से अच्छे रिलेशनशिप बनाए अच्छे लोगों के साथ, जो वैल्यूएबल लोग हैं, जो उसको काम देंगे, जो उससे सामान उसको देंगे या उससे खरीदेंगे। एंड देन लास्ट इज हमारा शुड एक्सेप्ट फूड ब्रांड्स दैट आर मार्क्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसीज, जो हमारी ISI, FPO या एगमार्क है इन इंडिया, इन सारी कंपनीज से क्या होना चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए, उन्हीं ब्रांड्स का खाना हमें खरीदना चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं एक अच्छे बायर के, उसको रिकॉर्ड रखना चाहिए सारी की सारी डिशेस के बारे में, जो भी उसकी मेन्यू के अंदर डिशेस हैं, ठीक है, और जो भी पर्सन उसको बना रहा है डिशेस को, उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उसकी डिश के अंदर विटामिन्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, ताकि वो किसी को भी इसके बारे में नॉलेज दे सके। यूजिंग पर्शिएबल फूड्स विद इन 2 days ऑफ परचेज, उसको क्या करना चाहिए कि अगर उसने पर्शिएबल फूड्स खरीद लिए हैं तो उसको 2 दिन के अंदर अंदर ही यूज कर लेना चाहिए, अगर वो फ्रेश हो तो। एबिलिटी टू स्टोर फूड इन अ गुड मैनर, उसको अपना खाने को कैसे करना चाहिए, अगर वो अपने खाने की क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहता है, खाने की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने स्टोर करना चाहिए अच्छे मैनर में। और रोटेटिंग यूज ऑफ पैक्ड फूड, कई बार हम खाने को पैक्ड कर देते हैं और उस खाने को वो बिकता नहीं है, तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि जो ऑलरेडी ऑर्डर पैक्ड हो चुका है उसको सबसे पहले इस्तेमाल में ले आया जाए, ठीक है। देन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिकेशंस फॉर फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, जो उस फूड की क्वालिटी को, जो उस फूड की क्वांटिटी को, इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देगा। तो ये सब थे हमारे फंक्शंस एक फूड के बायर के। फूड को प्रोड्यूस कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल टू बी सर्व्ड एंड टाइप ऑफ ओकेजन सच एज फेस्टिवल, वेडिंग और फॉर अ पेशेंट हु इज इल। क्या होना चाहिए कि अब देखो अलग अलग तरह की फूड सर्विसेज होती है, सब चीज़ें अपनी एक अलग तरह के प्रोडक्शन बेस पे काम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितने लोगों के लिए हम खाने को सर्व कर रहे हैं, कौन सा ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, कोई शादी है, या किसी बीमार इंसान के लिए हम खाने को बना रहे हैं। ये चीज़ जो बना रहा हो उसके माइंड में ऑलरेडी होनी चाहिए। रिक्वायर स्पेशल रूल्स रिक्वायर होने चाहिए, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर बनाना चाहिए। इंश्योर होना चाहिए कि टेस्ट, फ्लेवर और हमारे जो भी कस्टमर की कंटेनमेंट्स हैं वो सारे क्या हो, फुलफिल हो, प्रॉपर तरीके से खाना बनाया जाए, अच्छा खाना बनाया जाए। कंसिस्ट प्रिपेयरिंग लार्ज वेराइटी ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स है जैसे करीज हो गई, रोस्ट हो गया, सैंडविच, सैलड, स्नैक्स, वेजिटेबल्स, बेवरेजेस, इन सब की क्या होनी चाहिए, इन सब की भी वेराइटीज होनी चाहिए ताकि बोर्डम ना हो। सीजनल इंग्रेडिएंट कैरिड ऑन ट्रेज दैट इज सर्व टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, जो भी हमारा कुछ एक स्किल्स जैसे हमें चाहिए होती है कि किस तरह का हमारा खाना है, उसको किसको हमें सर्व करना है, इस सब चीज़ों के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सीजनल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ होने, एक सेकेंड, ठीक है। सो
कुछ एक स्किल्स की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, जिसको हमें क्या करना चाहिए, फॉर हर एक स्किल्स को अपने खाने को अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करना चाहिए मेथड्स। इसके अंदर हमारे कुछ एक बुक्स के अंदर 3 मेथड्स दे रखे हैं, बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। पहला है कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, जैसे कि फूड को हम कहाँ, कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम क्या हो गया, जहाँ पर हम फूड को कहाँ प्रिपेयर करते हैं, किचन के अंदर, ठीक है। और कहाँ करते हैं, ऑन द प्रीमाइस वेयर द फूड इज टू बी सर्व, जहाँ पर हमारा फूड को हमें सर्व करना होगा, हम वहाँ पर अपने खाने को क्या करते हैं, बनाते हैं। फूड में बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सर्विस डायरेक्टली टू द एडजेसेंट सर्विस एरिया, और फूड को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डायरेक्टली उन जगहों पे, जैसे कैफेटेरिया हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, डाइनिंग हॉल्स हो गए होटल्स के, वहाँ पर डायरेक्ट ही उनको सर्व कर दिया जाता है। पेशेंट्स के लिए उनको ट्रे में डाल दिया जाता है। कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम के अंदर सीजनल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ किया जाता है मेन्यू के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मिनिमल होती है। देन कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम। कमिश्नरी फूड सर्विस सिस्टम क्या चीज़ होती है हमारी, जिसके अंदर फूड को प्रिपेयर किया जाता है सेंट्रली, ठीक है, एक ही जगह पे, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाता है, अलग अलग रिमोट एरियाज में, ताकि फाइनल उसकी प्रिपरेशन हो सके और उसकी सर्विसेज दी जा सके, ठीक है। फूड डिस्ट्रीब्यूटर इज नेसेसरी, मतलब क्या है, ठीक है, कि जो हमारी फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो क्या हो, वो बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसे जितने भी चेन आउटलेट्स हैं, जैसे कि आपका कॉफ़ी डे हो गया, बरिस्ता हो गया, ये सब क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिक जो फूड आइटम्स होती हैं, ठीक है, वो क्या रहती है, हमारी आइसक्रीम, मिल्क, कुकीज़, इनको कैसे सप्लाई करते हैं, सेंट्रलाइज्ड किचन के अंदर ये बनती हैं, ठीक है, और बाद में इसको एज इट इज़ बाकी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और बाद में फूड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर सर्विसेज। जैसे आप सबवे गए हो अगर, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको सबवे के अंदर क्या क्या चीज़ें डलवानी है वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन आप जो उसके अंदर बेसिक जो चीज़ें होती है, लाइक आपकी टिक्की हो गई, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो गए, आपके बन हो गए, वो सब आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। क्लियर। देन उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विसेज, ठीक है, कौन सी होती है, ये हमारी रहती है जिसमें हमारा ऑलरेडी रेडीली है, मतलब प्रिपेयर है ऑलरेडी हमारा खाना। सो फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस, पहले से ही वो हमारी फूड आइटम्स बनी होती हैं और उसको फिर बाद में फ्रोज कर दिया जाता है, जमा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रोज़न पराठा हो गए, समोसे हो गए, कटलेट्स हो गई, फ्रेंच फ्राइज हो गए, जैसे आपका मैकफो और गोदरेज, ये एग्जाम्पल्स हैं। नीड ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स फॉर फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और सेपरेट जगह चाहिए होती है, किस चीज़ के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए। साथ के साथ खाने को हैंडल करने के लिए भी एक अलग से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है, ताकि हमारा खाना ना खराब हो, ना डैमेज हो, ना वो स्पॉयल हो जाए। अगली आती है असेंबली सर्विस सिस्टम। कौन सा होता है, जिसके अंदर पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया जाता है खाने को, सिर्फ बाद में उसको टचिंग दी जाती है, मतलब खाने को हल्का सा हीट कर दिया जाए, सीजनिंग, थाइंग, रीहीटिंग, ये सब चीजें होती है, खाना पूरा बना हुआ होता है। जैसे जिसके अंदर कम से कम अमाउंट की कुकिंग चाहिए होती है, जैसे गोलगप्पास हो गए, आपको क्या करना होता है, सिर्फ पानी को गोल गोल घुमाना होता है। पानी पूरी हो गई, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सब चीजें बनी है। भेल पूरी आपकी सिर्फ असेंबली करनी है, आपको इकट्ठा करके उसको बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सेपरेट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, बनने का तरीका अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग होता है, ठीक है। और इसके अंदर लिमिटेशंस इज दैट द नंबर ऑफ आइटम प्रिपेयर्ड मे नॉट बी लार्ज, बहुत बड़ी चीजें नहीं इस पे बन सकती असेंबली में, छोटी छोटी चीजों को ही हम एक साथ इसको बना सकते हैं।
सो नेक्स्ट आती है हमारी रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को रिसीव करना और स्टोर करना कैसे? रिसीविंग मीन्स फूड मटेरियल्स हैव बीन ऑर्डर्ड फॉर सप्लाइंग एंड देयर हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। रिसीव करना मतलब जो भी हमारी फूड मटेरियल था उसको हमने ऑर्डर कर दिया, अब वो ऑर्डर हमारे पास आ गया, एक पर्टिकुलर उन्होंने टाइम बोल दिया कि इस टाइम पे हम आपके खाने को यहाँ पहुंचा देंगे, आपके रॉ मटेरियल को यहाँ पहुंचा देंगे। हमें क्या करना चाहिए? प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हमें कुछ एक प्रोसीजर को लेके चलना चाहिए, जैसे डिलीवरी का प्रोसेस, रिसीविंग का प्रोसेस और स्टोरेज का। आइए जानते हैं पहले डिलीवरी का। जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा? ऑर्डर को रिटर्न फॉर्म में देगा, वो पास कराएगा किससे? अपने स्टोर डिपार्टमेंट से और परचेजिंग ऑफिसर से। जिसने उसको परचेज किया होगा उसके भी सिग्नेचर्स होंगे, जहां से वो निकला होगा वहां के भी साइन होंगे। ऑर्डर को नोट कर लिया जाएगा और रेडी कर दिया जाएगा। मैंने किसी ऑर्डर को अगर मांगा तो वहां उन्होंने ऑर्डर को तैयार कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बायर्स के स्टोर तक। मेरा जहां पर भी मेरी शॉप होगी, मेरी स्टोर होगी, वहां तक क्या किया जाएगा? इसको भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और गुड्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। साथ के साथ क्या? 2 कॉपीज ऑफ डिलीवरी चालान के साथ। एक कॉपी तो वो उनको दे देते हैं और एक कॉपी अपने साथ ले आते हैं, जिससे ये इंश्योर हो जाता है कि जिसने डिलीवरी दी उसने डिलीवरी एड्रेस तक वो भेजी या नहीं भेजी, और जो बायर होता है उसके साइन वो ले लेता है एक चालान पे, जिसको अपने साथ अपने डिलीवरी जो पर्सन अपने जहां से उसने ट्रांसपोर्टेशन की होती है अपने मालिक तक, उसको वापस देने के लिए। अब रिसीविंग, मेरे को जब रिसीव करना है तो क्या होगा? जो डिलीवरी नोट होगा उसकी एक कॉपी को मैं क्या कर लूंगी? रख लूंगी, उसको चेक कर लूंगी। मैं काउंट करूंगी, मैंने अगर 10 आइटम्स मंगवाई थी तो क्या उनके आइटम 10 है? अगर वो 10 किलो के हैं तो क्या उनका वेट और वॉल्यूम सही है? उसको मैं टैली करूंगी और ये देखूंगी कि जोन सी क्वालिटीज थी। जब भी आप ब्रेड लेते हो तो आप MRP वगैरह देखते हो, एक्सपायरी देखते हो, तो और साथ के साथ जो नॉन वेज नहीं खाते वो इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। तो सेम एज ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए, यहाँ पर हम क्या करते हैं? इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को चेक करते हैं। कोई भी चीज जो एक्सेप्टेबल नहीं होती उसको क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, और जो सही होती है उनको वो रख लेते हैं। चेक करते हैं क्वालिटी को भी और क्वालिटी के सर्टिफिकेट को भी। जो भी खाना डिलीवर हुआ है उसका क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। और जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी कोक हो गई, आपकी कोई भी जो केन्स में आते हैं, ठीक है, उसकी पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, इन सब चीजों को चेक किया जाता है। साथ के साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को ये चेक किया जाता है कि उनके अंदर स्पॉइलिंग तो नहीं होगी, सड़ी हुई गंदी स्मेल तो नहीं आ रही, बटर खराब तो नहीं हो गया, दही खट्टी तो नहीं होगी, मिल्क खराब तो नहीं हो गया। वो सब चीजें प्रॉपर्ली चेक की जाती है रिसीव करने से पहले। लास्ट आता है हमारा स्टोरेज का। स्टोर कैसे करना चाहिए? जहां पर हमारी क्वालिटी खराब ना हो, हमारी क्वालिटी डिटोरेट ना हो और पिलफरेज भी ना हो, कोई भी चीज के अंदर खराबी, सड़न, ये सब ना हो। रूम टेम्परेचर स्टोरेज शुड बी सॉर्टेड आउट। जो चीजें हमारी रूम टेम्परेचर में स्टोर करने की है उन चीजों को मैं, जब मेरी डिलीवरी हो गई है, सामान मेरे पास पहुंच गया है, मेरे को भी तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो जो चीजें मेरी कहाँ पर स्टोर होगी? नॉर्मल टेम्परेचर में, वो मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में स्टोर करूंगी। जो मेरी कहाँ पर होगी? ठंड में मेरे को स्टोर करनी होगी, उसको मैं अपनी कूलर उसके में डीप फ्रीजर्स के अंदर रख दूंगी। देन आइटम्स जैसे पल्सेस, सीरियल्स, कंडीमेंट्स, स्पाइसेस, बॉटल्स एंड पैक्ड आइटम्स, उनको सेफली रूम्स के अंदर मैं स्टोर कर दूंगी। और सारी की सारी कमोडिटीज को रिटेन, अगर मैं उनकी क्वालिटी को एज इट इज रखना चाहती हूँ तो मैं उसको स्टोर भी प्रॉपर तरीके से करूंगी। स्टोर रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड। वहां पर अगर वेंटिलेटेड नहीं होगा तो क्या होगा? डैम्पनेस हो जाएगी। डैम्पनेस मतलब नमी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से ज्यादा खराब हो जाती है। एप्रोप्रिएट स्टोरेज का स्पेस होना चाहिए।
प्रॉपर लेबल होना चाहिए हर एक कंटेनर के लिए, सही लेबल्स होने चाहिए और क्लीन और फ्री होना चाहिए हमारा एनवायरनमेंट। किस चीज़ से? इंसेक्ट, पेस्ट और रोडेंट से। मतलब कि बाहर के जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं वो सब नहीं लगे होने चाहिए। प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमारा जो स्टोरेज है वो क्लीन होना चाहिए। क्लियर है? सो ये हमारा था प्रॉपर किस चीज़ का हमारा पूरा कि फूड कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। तो जो हम सामान खरीद रहे हैं, जो हमारी परचेज की एक्टिविटी है, जो फूड की बायर की एक्टिविटी है और फूड को प्रोड्यूस करने का और स्टोर करने का है, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि हम फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपनी फूड की कॉस्ट को, और कौन सी ऐसी फूड सर्विस की मैनेजमेंट है जो हमारे अलग अलग लेवल पे वर्क करती है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो हम मुझे कमेंट में या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ